मेजर्स ऑफ लोकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जिस तरीके से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मेजर्स ऑफ लोकेशन helps us in find out the middle value where the data lies or the middle grounds, whereas the measures of dispersion actually tells us the deviation in the data, that how much data is dispersed, डाटे के अंदर फैलाव कितना है। अगर हम उर्दू में बात करें डाटे के अंदर फैलाव कितना है, ये हमें बताता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन समझना क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपने सामने स्क्रीन के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन देखें ग्राफ्स की, तो आपको 3 कर्व नज़र आ रही हैं, कर्व ए, कर्व बी एंड कर्व सी। आप अगर गौर करें तो इन तीनों कर्व्स का जो मीन है वो एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक डाटे का जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो तो सेम हो। इसके बावजूद अगर आप गौर करें तो जो कर्व सी है यानी कि सी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेविएशन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत फैला हुआ डाटा है। इसकी निस्बत कर्व ए जो है वो बहुत ही क्लोज उसकी डिस्पर्शन मौजूद है। इसका मतलब है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिमिलर होने के बावजूद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बहुत सीरियसली एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये जो डिस्पर्शन की अंडरस्टैंडिंग है ये कहाँ कहाँ हमें बहुत ज़रूरी काम दे रही होती है। इसका हमें बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, इसका रोल है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, इसका रोल है ड्रग टेस्टिंग एजेंसीज़ के अंदर। जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड पे मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट हो रहे हैं, तो अब हमें देखने की ज़रूरत है कि कोई वैक्सीन जो है वो जब काम करती है तो काम के दौरान उसकी जो सक्सेस चांसेस हैं, अगर तो वो बहुत ही वाइड है कि कभी काम करे कभी काम ना करे, तो वो लेस रिलायबल हो जाएगी। इसके मुकाबले में अगर उसका बहुत ही डिस्पर्शन बहुत ही कम है कि या तो 10 पे काम करेगी या 12 पे काम करेगी, बहुत डिस्पर्शन कम है, तो इस सूरत हाल में हम कहेंगे कि दैट मेडिसिन इज़ अ बेटर मेडिसिन। दैट इज़ वाई मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बहुत सी टाइप्स हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेंज। उसके बाद जो सबसे मेजरली इस्तेमाल होती है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास 4-5 किस्म की मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मौजूद है। सबसे पहली और सिंपल कहलाती है रेंज। आफ्टर रेंज देयर आर वेरियस इंटरफ्रैक्टाइल रेंज, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो ये जो 4 टाइप्स हैं ये हमारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, मीन डेविएशन वगैरह, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं वो यही हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा जो यूजेबल मेथड है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज का जो आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। जिस तरह रेंज के नाम से जाहिर है कि हम एक सिंपल तरीके से ये देख लेते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ द रेंज। लेट्स सपोज देयर इज़ अ क्रिकेटर हुज नेम इज़ लेट्स सपोज शाहिद आफरीदी। उसने आज तक 100 मैचेस खेले और 100 मैचेस के अंदर कुछ मैचेस में वो 0 पे आउट हो गया और कुछ मैचेस पे उसने 130 कर लिया। तो मैं कहूँगा कि रेंज क्या बनी, 130। 130 माइनस 0, मिनिमम माइनस मैक्सिमम इज़ द रेंज। उसके बाद इंटरफ्रैक्टाइल रेंज का कॉन्सेप्ट है। इंटरफ्रैक्टाइल रेंज के कॉन्सेप्ट में ये है कि बजाय इसके कि हम डाटे को पूरा देखें, हम डाटे को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्वार्टाइल मीन्स कि आपने डाटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। डिसाइल मीन्स आपने डाटे को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एंड परसेंटाइल मीन्स आपने डाटे को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आपने अक्सर देखा होगा जी मैट और GRE के एग्जाम में बहुत दफ़ा ये परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा परसेंटाइल 80% आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आज तक जितने लोगों ने टेस्ट दिए हैं मैंने उन सारे लोगों के मुकाबले में उनके 80% से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। दिस इज़ द आइडिया ऑफ परसेंटाइल। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ सिंपल आइडिया दैट इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम मीन। एक ही एग्जाम्पल जो मैं नॉर्मली बार बार दे रहा होता हूँ कि अगर मुझे घर से ऑफिस पहुँचने में एवरेज में 30 मिनट्स लगते हैं तो ये मेरा मीन हो गया। और अगर मैं 30 मिनट्स से पहले पहुँच जाऊँ
25 मिनट में पहुंच जाऊं या 35 मिनट में पहुंचूं. सो नाउ दिस इज डेविएशन फ्रॉम मीन्स. तो मेरी मीन से डेविएशन कितनी होगी? 5 मिनट्स हो गई. कि मीन तो मेरा 30 मिनट्स है, लेकिन 5 मिनट जमा तफरीक हो सकती है. सो दैट इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन. The difference between standard deviation and variance is that standard deviation is the square root of variance. This is a very simple definition. हम इसको बाकी आगे देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंस क्रिएट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का. अब हम बेसिक आइडिया हमने डिफाइन कर लिया. अब हम बारी बारी इसके मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली रेंज. जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि रेंज इज व्हाट? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू. इस डेफिनेशन से एक बात हमें समझ आती है कि रेंज इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि आपने बड़े आराम से उसको एक्सप्लेन कर लिया. हाउएवर इसकी यूजफुलनेस बड़ी लिमिटेड है. जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जी शाहिद अफरीदी की रेंज जो है वो 130 बनेगी, इसलिए कि 130 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम रन्स विच ही हैज़ सिक्योर्ड, just a guess figure, and minimum is the 0. तो नाउ इसमें कोई इसकी यूजफुलनेस नहीं है. ये बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल हो सकती है. सिंपल ज़रूर है, अंडरस्टैंडेबल ज़रूर है, मगर इसकी यूजिबिलिटी बड़ी ही लिमिटेड है. इसके मुकाबले में हम अगर मज़ीद कुछ मैयर्स की तरफ मूव करें, मिसाल के तौर पर इंटरफेक्टाइल रेंज. तो इंटरफेक्टाइल रेंज को जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि इंटरफेक्टाइल रेंज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने पूरे डाटा को मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करते हैं. और वो पार्ट्स कितने हो सकते हैं? नॉर्मली वो 3 किस्म की चीज़ें जो है हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. डाटे को आप क्वार्टर्स में डिवाइड कर दें, उसको आप डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और उसको आप परसेंटाइल यानी कि 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफ्रैक्टाइल रेंज विच इज नोन एज क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल. नॉर्मली जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि व्हेन समवन गेट्स जीमैट स्कोर एज 35 परसेंटाइल, इट मीन्स दैट 35% ऑफ दोज टेकिंग द टेस्ट डिड वर्स्ट देन हिम. ठीक, यानी कि 35% के करीब लोगों ने उससे कम किया और आपने उससे ऊपर किया. दिस इज द आइडिया ऑफ परसेंटाइल. इससे आपको एक अंदाजा होगा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज अब क्या है, कि जब मैंने डाटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज एक और कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने किया कि मैंने Q3 से Q1 को माइनस कर दिया, जिससे मेरे पास एक मिडिल वैल्यू आई और मुझे ये पता चला कि मेरा डाटा कितना एक्सटेंड हुआ है. ओके, एंड सिमिलरली आप डिसाइल यूज़ करने की सिचुएशन में, डिसाइल में आप डाटे को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और इसी तरीके से परसेंटाइल के केस में आप डाटे को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड एज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बाय डिटरमिनिंग ईच डाटा पॉइंट्स डेविएशन रिलेटिव टू द मीन. Variance is the square of standard deviation, or standard deviation is the square root of variance. The higher the standard deviation, higher is the dispersion. सबसे सिंपल तरीक़ेकार है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालने का, वो यही है जिस तरीके से हमने अभी आपसे कहा कि x की डेविएशन देख लेते हैं उसके मीन से. जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है कि तमाम x को उसके मीन से माइनस करें और उसका स्केयर ले लें और उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें, यू विल गेट दी वेरिएंस. यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स की शक्ल में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ जगहों पे ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा. मिसाल के तौर पर जब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे उसको भी इस्तेमाल करूँ पॉइंटर को,
जब आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह के ऊपर, तो आप मीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं म्यू, और नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एन। आपको अच्छी तरह पता है कि म्यू जो है उसको हम मीन कहते हैं पॉपुलेशन के केस में। इसका मतलब है दिस साइन विच इज शोइंग वेरियंस इस पॉपुलेशन वेरियंस, और इस ये जो सिग्मा स्केयर है इसको हम सिग्मा कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्केयर एंड दिस इज सिग्मा। दिस सिग्मा स्केयर इज द वेरियंस एंड दिस सिग्मा इज ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी सिग्मा स्केयर जिसको मैं वेरियंस कह रहा हूँ, जब मैं इसको सैंपल में लेकर आता हूँ तो सैंपल में हम इसको एस स्केयर के नाम से शो करते हैं, और यहाँ पे ये एन से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे ये n माइनस वन से डिवाइड हो रहा है। आप सेम डिफरेंस देखेंगे जब हम इस काम को जब एक्सेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फील होगा कि बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि मैंने तमाम x में से x मीन जो है x बार उसको माइनस किया, स्केयर लिया, और उसके बाद n माइनस वन कर लिया। अगर मेरे पास अनग्रुप्ड डाटा के बजाय ग्रुप्ड डाटा होगा तो जाहिर है फिर मेरे पास बड़ा सिंपल होगा कि मैं यहाँ में समीशन एफ ले लूँगा दोनों जगहों के ऊपर। वही वाला कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से मीन वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि एक रशियन स्टैटिस्टिशियंस ने निकाला था, चैबव्यूज थ्योरम, दैट टेल्स अस कि ये जो एक्सप्रेशन है, आप अगर इसको देखें, हम इसको नॉर्मली इस शेप में भी लिखते हैं कि मीन प्लस माइनस, आप यहाँ पे दो लफ्ज नॉर्मली इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस बी और माइनस बी, प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। अब आप अगर गौर करें तो ये जो एक्स बार हम लिखते हैं नॉर्मली मीन के लिए, इसको पॉपुलेशन के केस में मैं म्यू कहता हूँ, आपको बता दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा के नाम से जाहिर करते हैं। तो वो कहता है ये कि जो एक्स प्लस माइनस सिग्मा का कॉन्सेप्ट है, जब आप ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो कह रहा है इससे जो ब्लॉक बनता है, इससे जो रेंज बनती है, उस रेंज में ऑलमोस्ट 68% डाटा आ जाता है। इसी तरीके से आप अगर उस रेंज को बढ़ाते हैं और x प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 95% डाटा उस रेंज में आ जाता है। और अगर आप इस रेंज को मज़ीद बढ़ाते हैं और x प्लस माइनस थ्री सिग्मा करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 99% डाटा उसके अंदर आ जाता है। इसी तरीके से आगे हम इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं, x प्लस माइनस फोर स्टैंडर्ड डेविएशन, x प्लस माइनस फाइव स्टैंडर्ड डेविएशन, और लीस्ट हमारे पास मौजूद है x प्लस माइनस सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन। चूँकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा भी कहते हैं, इसीलिए ये कहलाएगा म्यू प्लस माइनस सिक्स सिग्मा। और अब अगर आपको सिक्स सिग्मा से कॉन्सेप्ट याद आया हो तो सिक्स सिग्मा इज़ द क्वालिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये थ्री सिग्मा होगा तो 99% वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी इसी रेंज के अंदर। इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ 100 में से 99। तो जब मैं इसको थ्री सिग्मा के बजाय सिक्स सिग्मा तक लेके जाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 100 में से 99 की नहीं बनेगी, बल्कि वो बनेगी 1,000,000 में से 1,000,000 में से सिर्फ 3 से 4 फिगर को छोड़ के बाकी जितनी फिगर है वो सारी इस सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो ये सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट हम अक्सर क्वालिटी में यूज़ करते हैं, और हम ये कहते हैं कि सिक्स सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी 1,000,000 प्रोडक्ट बनाएगी देन देयर आर ओनली चांसेस कि उन 1,000,000 10 लाख प्रोडक्ट में से सिर्फ 3 या 4 जो है वो डिफेक्टिव होंगी, बाकी सारी प्रोडक्ट अप टू द क्वालिटी होगी। सो दैट इज़ द आइडिया, दैट इज़ अ चैबव्यूज थ्योरम, जो कि हम क्वालिटी कंट्रोल और बाकी हर जगहों पे बड़े खुले तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि हम अभी तक देखेंगे आगे चल के मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से रिलेटेड। हमारा एक थोड़ी सी एग्जांपल आप देख लें। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये डाटा मौजूद हो जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली, तरतीब की ज़रूरत नहीं है, हमने इनका मीन निकाल लिया। ठीक है,
एंड लेट्स सपोज मीन मेरे पास जो निकल आया वो आ गया 0.166। अब मैंने करना क्या था, मैंने हर एक्स में से मीन को माइनस करना था। इसका मतलब है मैंने किया क्या, मैंने किया 0.04 माइनस 0.166, 0.06 माइनस 0.166, मैंने सारों को माइनस कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो माइनस कर दिया एक्स माइनस म्यू, अब मैंने इस एक्स माइनस म्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन लेके जितनी फिगर इसकी आई उस सारे को मैंने सिंपली किया क्या, मैंने उसको n से डिवाइड कर दिया। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। जब मैंने उसको n से डिवाइड किया तो मेरे पास वेरिएंस या उसका फर्दर अगर अंडर रूट ले लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो आइडिया इज वेरी वेरी सिंपल कि x की तमाम वैल्यूज को उसके अपने मीन से माइनस करें, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड उसका स्केल ले लें। उसका स्केल लेके जब आप n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेरिएंस की फिगर आ जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन चाह रहे हो तो आप उसी वेरिएंस को फिर अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास वही वाला पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, अगर ये ग्रुप डाटा हो तो वहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या हुआ कि अब वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब देखिए, अब वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेंगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर एक सवाल हो कि ये मेरे पास क्लास मौजूद है, मैंने वही वाला काम किया, मैंने उस क्लास का मिड पॉइंट ले लिया एफ, अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास मौजूद है, मैंने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास समीशन एफ एक्स आ गया। इसको मैंने एन से डिवाइड किया तो मेरे पास मीन आ गया। दिस इज मीन। नाउ सेम कॉन्सेप्ट अगेन, मैंने हर एक्स की वैल्यू को उसके मीन से माइनस करना है, दैट इज एक्स माइनस म्यू। इस एक्स माइनस म्यू को मैंने एफ से मल्टीप्लाई करना है स्केल लेने के बाद, तो ये मैंने उसको स्केल लिया और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास सारी फिगर्स आ गई। दिस इज माई समीशन एफ इंटू एक्स माइनस म्यू स्केयर। तो ये मेरा फार्मूला मौजूद है वेरिएंस का, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाई एन। मैंने वैल्यूज लिखी, उसको 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास वेरिएंस की फिगर आ गई। मैंने इसी वेरिएंस का स्टैंडर्ड अंडर रूट ले लिया तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की फिगर आ गई है। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभी कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ ही। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डिस्पर्शन की जो वैल्यू है वो कंपेरेबल नहीं रहती। यानी कि एक डाटे में हम कह रहे हैं जी डिस्पर्शन 10 है, दूसरे में कह रहे हैं 15 है। अब ये 10 बेहतर है या 15 बेहतर है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव डिस्पर्शन, और उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड डिस्पर्शन, ठीक है। तो जाहिर है जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिस्की होगा, ज़्यादा डिस्पर्स होगा। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल से है। मैं अगर एक छोटा सा सवाल आपके सामने कर दूं कि फ़र्ज़ करें ईच डे लेबॉर्ट्री का पर्सन ए जो है ही कंप्लीट्स एवरेज 40 एनालिसिस विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। वो रोज़ाना तकरीबन 40 एनालिसिस करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 5 है। इसका मतलब है 5 ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसके मुकाबले में जो सेकंड बंदा है जिसका नाम बी है, वो रोज़ाना तकरीबन 160 करता है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। अब देखें, आपको गौर क्या करना है, एक बंदा 40 करता है लेकिन उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, ठीक है, यानी कि वो 5 में ऊपर नीचे हो जाता है। इसके मुकाबले में दूसरा बंदा 160 करता है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिर्फ कितनी है, 15 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 5 की ज़्यादा बेहतर है या 15 की बेहतर है, किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। इसको डायरेक्ट मालूम करना मुश्किल है, इसलिए कि 5 और 15 का रिलेशनशिप नहीं है बल्कि 40 एंड 160 का भी है। इसको निकालने के लिए अब हम वही बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले लेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीन से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गई वो ए के केस में
12.5% आ गई और बी के केस में 9.4% आ गई। इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि ए के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है और बी के अंदर वेरिएशन कम है। ठीक है। अदरवाइज आप अगर देखिए तो बी की एब्सोल्यूट वेरिएशन ज़्यादा है, 15 है, लेकिन रिलेटिव वेरिएशन कम है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर हमें ये नज़र आया कि ए इज़ मोर रिस्की देन बी इज़ लेस रिस्की। अब इसी एग्जाम्पल को आप लेट सपोज अगर क्रिकेट में अप्लाई करना चाहें, आपके सामने दो बैट्समैन मौजूद हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और दूसरा का नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए का स्टाइल ये है कि वो 80 90 या 100 स्कोर करता है अगर चल जाए, अगर नहीं चले तो 0 या 5 पे आउट हो जाता है। इसके मुकाबले में दूसरा शख्स है, वो 80 90 नहीं करता, वो एवरेज में 60 या 50 के करीब रहता है, लेकिन वो 5 पे आउट भी नहीं होता। वो अगर आउट बहुत जल्दी होगा तो वो शायद 20 पे आउट हो जाए, और बहुत अच्छा स्कोर करेगा तो शायद 50 कर ले। ठीक है। अब ये उसके एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात आ रही है। अब लेट सपोज आपको एक बंदे को खिलाना है, तो आपको फैसला ये करना है कि हु इज़ मोर रिस्की। तो आप क्या निकालेंगे? आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और आप देखेंगे कि किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, आप कहेंगे कि वो बंदा लेस रिस्की है और उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। दिस इज द आइडिया ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। थैंक यू गाइज, यहाँ तक हमारा ये पूरा काम ख़त्म हो गया। अब हम इसके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और हम इसकी एक्सेल पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।